अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर कराची स्टूडियो से आपको खुशामदीद कहते हैं। GTV की खुसूसी ट्रांसमिशन इलेक्शन पाकिस्तान का। मुल्क भर में करोड़ों वोटर्स अपना हक इस्तेमाल करेंगे। हक इस्तेमाल करेंगे कि उन पर हुक्मरानी किसने करनी है। हक इस्तेमाल करेंगे कि उनको कौन से हुकूक चाहिए। हक इस्तेमाल करेंगे और बताएंगे कि इस मुल्क को कैसे आगे बढ़ना है, किसने इस मुल्क की मईशत को ठीक करना है, किसने उनके इलाकों को तरक्की देनी है, किसने उनके बच्चों को मुफ्त तालीम देनी है, किसने और किस जमात के पास ये इख्तियार और विजन और रोड मैप है जो इस पाकिस्तान के तमाम मसाइल को हल कर सकती है। क्या किसी एक जमात के पास हल है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे में हमने हंग पार्लियामेंट्स देखी हैं, ऐसी हुकूमतें देखी हैं जो लूली रंगड़ी होती हैं, इत्तेहादियों की हुकूमत होती है, एक इत्तेहादी नाराज़ होने लगता है, पूरी हुकूमत लड़खड़ा जाती है। तो क्या इलेक्शन 2024 भी ऐसी ही एक पार्लियामान को जन्म देने वाला है? ऐसी ही एक कमज़ोर लूली लंगड़ी हुकूमत आने वाली है, या पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत किसी एक जमात को चुनेगी? इन तमाम सवालों के जवाब हमारी इस खुसूसी ट्रांसमिशन में हमारे बहुत ही ज़बरदस्त पैनलिस्ट, हमारे साथी, हमारे कुलीग्स और GTV के सितारे आपको देते रहेंगे। आज इस ट्रांसमिशन का बाकायदा हमने आगाज़ किया है। इलेक्शन डे पे भी ये ट्रांसमिशन जारी रहेगी और उसके बाद भी, और जब तक हुकूमत साजी नहीं होगी तब तक हम जहन साजी का ये जो अमल है इसको जारी रखेंगे। बहुत ज़रूरी है कि आपने वोट देना है। वोट आपका हक भी है लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। अगर आप वोट नहीं देंगे तो फिर आप गिला भी नहीं कर सकेंगे। गिला करने का, जवाबदेही का, हिसाब लेने का सबसे बेहतर तरीका वोट देना है। तो मैं हूं जनाब तंजीला मजहर। इससे पहले मैं यहाँ पे पैनल पे मौजूद थी। मेरे साथ मौजूद हैं GTV के सीनियर एंकर, पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी अमीर अब्बास साहब जो कि हमारे इस तरफ मौजूद हैं, और ये जो दो लोग आपको एक ही फ्रेम में नजर आ रहे हैं ये एक दूसरे के फेवरेट एंकर्स हैं। नुसरत हारिस साहिबा GTV पे मॉर्निंग शो करती हैं और क्या ज़बरदस्त मॉर्निंग शो करती हैं। तो आप दोनों को भी कह सकती हूँ, पाकिस्तान की फिजा में जब हर तरफ नफरतें हैं और कोई किसी को अप्रिशिएट नहीं कर रहा, एटलीस्ट देयर इज अ कॉर्नर वेयर पीपल आर अप्रिशिएटिंग ईच अदर। तो आप इस दो के कॉर्नर में हमें भी शामिल कर लें। और मेरे इस तरफ भी दो सितारे मौजूद हैं। रिजवान जाफर किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आपने इनको यूथ के साथ इंटरेक्ट करते हुए, और बहुत ही अहम जो एक मौजू आज की गुफ्तगू का होगा वो नया वोटर है जो पहली बार अपने वोट को इस्तेमाल करेगा। तो रिजवान जाफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। GTV पे हमारा पाकिस्तान एक प्रोग्राम करते हैं। रिजवान आपका भी शुक्रिया। और सना हाशमी साहिबा जो थोड़ी देर पहले इस हॉट सीट पे थी वो वहाँ पे है, वो भी हॉट सीट है। तो सना जो है वो 7 से 8 प्रोग्राम करती हैं GTV पे। पाकिस्तान की मारूफ सहाफ़ी तजियाकार सुहेल इकबाल भट्टी साहब जो हमारे एडिटर न्यूज़ भी हैं और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे होंगे, ब्यूरो चीफ हैं। बहुत शुक्रिया सुहेल आपका भी कि आपने हमें ज्वाइन किया। सवाल सबसे बुनियादी मैं फेंकने लगी हूँ, कहते हैं ना तालाब में आप फेंक दें, बस एक तो मैं कंकर फेंकने लगी हूँ और उसके बाद जो उसमें जो पानी में कितना इर्ताश कितना है, गहराई कितनी है और उस पानी की सरहद कहाँ पे जाके मिलती है। सबसे बुनियादी सवाल तो यही है। लोग पाकिस्तान में वोट डालने जाएंगे 2024 में जहाँ पे करोड़ों की तादाद में नया वोटर है। क्या इस बार वोट डालने के अंदाज में कुछ नयापन होगा अमीर अब्बास साहब कि नहीं होगा? एक तो आप जो हुकूक बहुत ज्यादा दे रही थी ना आवाम को, आपका ये भी हक है, ये भी हक है, कहीं मिल ही ना जाए किसी दिन उनको। जोसेफ स्टालिन जो बड़ा इनकलाबी सियासतदान था सोवियत यूनियन का, उसने कहा था इलेक्शन के बारे में कि द पीपल हु वोट्स दे डू नॉट डिसाइड एन इलेक्शन, यस, पीपल हु काउंट दे डिसाइड। क्या बात है। तो ये जिन्होंने वोट देना है अगर तो वो उन्होंने फैसला करना हुआ तो फिर तो फैसला उन्हीं का होगा। जिन्होंने गिनती करनी है अगर फैसला उन्होंने करना है तो फिर फैसला कुछ और भी हो सकता है। आरोस आपका मतलब है? आरोस तो बाद में, पर उसके ऊपर उस इलेक्शन 5 से पहले होगा या 5 बजे के बाद होगा इलेक्शन? 5 बजे के बाद होगा। अच्छा, तो लेकिन ये बहुत अच्छा आपने जो पॉइंट उठाया कि जो यंग वोटर्स हैं, दो तरह के वोटर, एक है यंग वोटर्स, यंग से मुराद हम लेते हैं जो 18 साल से लेकर 35 साल के दरमियान है, और एक वो वोटर हैं जो लगभग 2.25 करोड़ के करीब है जो पहली बार वोट कास्ट करेंगे, यानी जो 18 साल के हुए हैं, पहली बार के पहली बार। वही यंग को थोड़ा सा ऊपर कर लें। आई फेल्ट एक्सक्लूडेड प्लीज। जो 2018 के बाद जो 18 साल के होना शुरू हुए तो इन 5 सालों में वो 2.5 करोड़ हो गए हैं। तो माशाल्लाह जिस तरह हमारी 2.1% ग्रोथ रेट है, तो ये हर इलेक्शन में आपको 2.5-3 करोड़ नया वोटर तो मिलता रहेगा। अल्लाह ना करे इस दफा हालात तो ही लग रहे हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल का जिक्र मंशूर में मैंने उस तरफ भी आना है। अच्छा, तो देखिए ये डिसाइसिव वोटर है।
ये डिसाइसिव वोटर है। एक वो वोटर है जो जिसने 2013 में भी वोट कास्ट किया, 18 में भी किया, 8 में भी किया होगा, तो वो एक रवायती माइंडसेट का वोटर है। ये डिसाइसिव वोटर है। ठीक है। और बहरहाल इस वोटर का झुकाव आपकी स्माइल ने बता दिया मुझे, लेकिन आप कह सकते हैं किसी तरफ ज्यादा लग रहा है। मुझे लगता है कि वो तहरीक इंसाफ की तरफ। ठीक है जी, 2.5 करोड़ नया वोटर ज्यादा झुकाव पीटीआई की तरफ। नहीं, सारे का नहीं, ऑब्वियसली बाकी पार्टीज में भी जाएगा। मैंने कहा बाकियों को, आपने कहा आपका नौजवानों से कोई ताल्लुक नहीं। रिजवान जाफर, आपको क्या लगता है? जी देखिए, ये जो हमारा वोटर है ना, जो आप कह रहे हैं, ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, ये तो खैर बढ़नी है, लेकिन जो पिछले 10 साल के अंदर पॉपुलेशन हो चुकी है तो उन्होंने भी आगे बढ़ना है। जो 35 वाले वो 40 के हो गए, 40 वाले 50 के हो गए। तो यूएनडीपी की रिपोर्ट के मुताबिक ये जो 2024 का इलेक्शन है, इसमें सबसे ज़्यादा हमें यंग एज मिलेगी। इसके बाद जो यंग एज आएगी तो वो उधर आगे भी हाई एज जारी होगी। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। लेकिन सवाल ये है कि जिनमें थोड़ा शऊर आ रहा है, पिछले 2 साल 3 साल जो गुजरे हैं, वो पाकिस्तानी कैसे गुजरे, वो इफेक्ट करेंगे वोटर के ऊपर, वो किन हालात में गुजरा है, जो सियासी इंतशार रहा है और जो माशी हालात रहे हैं, ये सब चीज़ें जो है वो काउंट करती हैं उसके अंदर कि वो किसको वोट देता है। फिर दूसरी बात ये है कि आप देखें, सरप्राइजेस होते हैं हमारे पास इलेक्शन के बाद ना, कि अचानक जो है पंजाब का वजीर आला कौन बनेगा, ठीक है। बड़ी हेडलाइन चलती है, हमने भी चलानी, बड़े बुर्ज उलटते हैं। बिल्कुल। तो अब बात ये है कि शैडो पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, जो हम देखते हैं, जहाँ से हमने जमहूरियत सीखते हैं हम, वहाँ पे ये होता है कि पहले से एक कैबिनेट बनी हुई होती है। बड़ी पढ़ी लिखी बात कर रहे हैं, मालूम ये होता है, ये बहुत पढ़ी लिखी बात है। इसका जो है ना, 20 मिनट के बाद इस पढ़ी लिखी बात पे आएंगे। मैडम, कोई नई बात हो रही है सनत साहिबा? नई बात, जैसे दोनों हजरात ने कहा, बिल्कुल ठीक है, शायद डिसाइसिव हो, लेकिन देखिए, शख्सियत परस्ती में किसी के भी शख्सियत परस्ती के हिसार में आकर, उसकी मोहब्बत में आके उसको वोट दिया जा सकता है और उसको वोट पड़ भी जाएगा, ये भी एक हकीकत है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि उन जहनों की आबियारी की जाए, उनको बताया जाए कि सिस्टम में रहने के लिए, देखिए 18 साल का होने के बाद वोट का हक तो मिल गया है, लेकिन सिस्टम को कैसे स्ट्रेंथनाइज करना है, शायद वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं 18 साल के बच्चियों पर आयद होती है जो अपना वोट कास्ट करने जाते हैं। तो मेरा ख्याल है हम सब, मैं तो समझती हूँ और आप सारे लोगों से सीख भी रहे कि हमें बहुत सिखाने की ज़रूरत है कि आपके मुल्क में सियासत और जमहूरियत किन रास्तों से होकर गुजरती है। कल्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, वी ऑलरेडी हैव द मोर बैगेज फॉर दैट कल्ट। लेकिन कि जो नए लोग आ रहे हैं, हुजूम नहीं बनाए, कोई आबादी बनाए, कोई मुआशरा बनाए। आपको क्या लगता है कि कोई जो नया वोटर है, और नए वोटर के अलावा भी जिस पुराने वोटर की हम बात, जिसने शायद एक इलेक्शन में वोट डाला या 2 में डाला, आपको लगता है कि इस बार सोशल मीडिया बड़ा एक फैक्टर है कि ड्राइविंग फोर्स होगी, कैंपेन वहां पे है, बयानिया वहां पे है, तो कुछ नया करता हुआ वोटर नजर आता है? कुछ सरप्राइजेस देगा या माजी की तरह ही डालेगा? पहले तो मैं तंजीला आपसे ये शेयर कर लूं कि ये गूगल ने अपना एक जो टॉप सर्चेस हैं उसकी पूरी एक परसेंटेज शाया कर दी है, और ये गूगल ने पाकिस्तान में इलेक्शंस के हवाले से किया है। अब ये क्या है, इसमें इन्होंने ये शाया किया है कि किस पार्टी को या किस पार्टी के लोगों को कितना सर्च किया गया। अच्छा, लेटेस्ट जो मैंने देखा था वो कुछ घंटे पहले था, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उससे रिलेटेड चीज़ों को 77% सर्च किया गया है। उसके बाद मुस्लिम लीग नून जो है उसको 14% सर्च किया गया है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 3%, और उसके बाद फिर सब अलग अलग पार्टीज हैं। तो ये गूगल ने भी 3% की बात तो होनी नहीं चाहिए। ये जो बात आपने कही है ना, देखिए सोशल मीडिया ड्रिवन है, लेकिन आज सोशल मीडिया हमारे सामने है तो हम ये बातें कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में रोमांस हमेशा रहा है, हमारी कनेक्टिविटी हमेशा रही है। बीबी का वोट है, बीबी का हक है, बीबी का बेटा है, उनका करिश्मा था ना, बीबी करिश्मा था। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में लोगों ने ये देखने से ज्यादा कि काम कितना हुआ, अवाम ने वोट डालते वक्त, या अगर हम सिंध की बात करते हैं तो उन्होंने वो कनेक्शन देखा हमेशा। इसी तरह हमने अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये देखा है कि बैकग्राउंड की वजह से, जबान की वजह से हमारा झुकाव किसी एक पार्टी की तरफ होता है और हम उनको वोट करते हैं। ये सिलसिला चलता आ रहा है, लेकिन अब की जो मोहब्बत चले कायम हुई वो इस वजह से और ज्यादा नजर आती है क्योंकि सोशल मीडिया, और फिर उसने जो हिट किया है ना वो यंगर जनरेशन के दिलों पे हिट किया है। एक चीज जो मैं सोशल मीडिया पे ही मैं बात करना चाहूंगा। देखिए बात ये है कि सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग बहुत ज्यादा है और बहुत इस वक्त इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं इस वक्त, हम देख रहे हैं कैंडिडेट्स खुद कर रहे हैं। यानी मैं देख रहा हूँ कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो पार्टी से हटकर अपनी पर्सनल प्रमोशन पर भी पार्टी से ज्यादा हर कैंडिडेट अपने गाने, मलकू एंड उनकी मौज लगी हुई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वोट भी सोशल मीडिया पे देना है?
वोट के लिए तो घर से निकलना पड़ेगा, और घर से निकलने के लिए क्या लोग तैयार हैं। अच्छा, वैसे चंद साल पहले मैंने लिखा था सोशल मीडिया के मुजाहिद, उस वक्त मेरी राय ये थी कि जितना इनकलाब और तब्दीली लानी है इन्होंने सारी सोशल मीडिया पे लानी है। ये बड़ा अहम सवाल है। मीर अब्बास साहब निकलेंगे बाहर, बिल्कुल टर्नओवर शो करना पड़ेगा। लेकिन ये जो सना कह रही थी, देखिए उसूली तौर पे तो यही है कि कल्ट नहीं होना चाहिए। मैं अगर आपको वोट कर रहा हूं तो मुझे इस बुनियाद पे वोट नहीं करना कि आप स्पोर्ट्समैन हैं, आपने शौकत खानूम बनाया, या आपने मोटरवे बनाई, या आपने मेट्रो बनाया, या आप भुट्टो किस बुनियाद पे होना चाहिए? आपने रियासत मदीना बनाई, फाइनल पॉइंट था, वो इस बुनियाद पर होना चाहिए कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है। बिल्कुल ठीक है, ये है दुनिया की वेस्टर्न डेमोक्रेसी, ऐसे ही है 100%। लेकिन ये क्यों नहीं हो रहा पाकिस्तान में? मैं क्यों इस बुनियाद पर वोट देता हूं कि आप भुट्टो की नवासी होंगी, या आप ने क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीता? उसकी वजह यह है कि जब तक इस मुल्क के अंदर आप इंडिजिनस पॉलिटिक्स नहीं होने देंगे, जब तक आप लोगों को कारकर्दगी पर बाहर नहीं निकलने देंगे, हुकूमत से कारकर्दगी पे हुकूमत में आने नहीं देंगे, एग्जैक्टली, तो फिर हमदर्दियों पे की बुनियाद पर ही वोट देंगे ना लोग, मजलूमियत पर ही वोट देंगे ना। अगर आप किसी कारकर्दगी की बुनियाद पर, अगर इमरान खान 2022 में इलेक्शन होता और इमरान खान रहता, तो इमरान खान की टिकट लेने वाला कोई ना होता। जहाँ पे ज्यादा अक्सरियत है ना वहाँ पे लोग छा गए। अनवर मकसूद साहब की एक छोटी सी बात है, उन्होंने कहा कि की तरफ जाना है। हाँ, बानी पीटीआई जो हैं उनको अब सब मिलके नेल्सन मंडेला बना रहे हैं। ये अनवर मकसूद, ये हमदर्दी वाला जो है ना मामला, ये खतरनाक है। इसी पे बात। अच्छा, एक चीज जो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपने मफलर और बड़ा कोट बड़ा जबरदस्त लग रहे हैं। इस्लामाबाद की सर्दी, इस्लामाबाद और कराची में बहुत फर्क है। जब कराची लैंड करते हैं आपको पता चलता है कि यहाँ पे टेंपरेचर आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा। अभी मैं खामोश हूँ। सैयद इकबाल भट्टी साहब, एक बात ये बता दीजिए, जाहिर है हल्का हल्का हम सारे ही फिर रहे हैं और क्या कहते हैं खवारी भी काट रहे हैं जाके, क्या इस बार के वोटिंग ट्रेंड्स में आपको कोई नई चीज़ नज़र आती है? मतलब एक एग्रेसिव वोटर भी है, एक गुस्से का इजहार करता हुआ वोटर भी है, तो आपको लगता है कि वो कोई स्विंग करेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं, क्या वाकई उनका पलड़ा उतना भारी है जितने लाइक्स और रीट्वीट्स नज़र आ रहे हैं सोशल मीडिया पे? तंजीला साहबा, बहुत शुक्रिया। आपके सवाल का जवाब मैं तीसरे नंबर पे दूंगा। अच्छा। पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जब सारे कराची में बैठे हुए हैं, बहर अरब के बिल्कुल पास, आप भी इस्लामाबाद से गई हैं, मीर अब्बास साहब भी, इस्लामाबाद को मुझे आप इग्नोर करके इतने लंबे डिस्कशन तबसरे तज्जिए किए जा रहे हैं, इस हकीकत के बावजूद कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी से पहले बात किए बगैर तज्जिए बेकार है। बड़ा ज़रूरी है, बिल्कुल ऐसा है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इस्लामाबाद से थोड़ा सा चलें, आगाज़ नहीं तो दरमियान इस्लामाबाद की इनपुट लेते रहें, ताकि इस्लामाबाद रावलपिंडी की फ़िज़ाओं में जो कुछ चहल पहल है, कुछ डिस्कशंस है, जो फैसला साज बैठे हुए हैं, उनसे मुतल्लिक, उनके असेसमेंट से मुतल्लिक कुछ हम भी बात कर सकें। तो कौन गिन रहा है वोट, पहले बता दें। आई होप कि आप इतना ज़्यादा मुझे इग्नोर नहीं करेंगी। नहीं, आप बता दें मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। दूसरा जो आपने, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, मैं अब उसी तरफ आ रहा हूं जो आपने कहा कि जो आपने एक पत्थर फेंका था ना पानी, गहरे पानी में, उसका इरताश चेक करने के लिए, उसकी इंटेंसिटी चेक करने के लिए, वो अमीर वाज साहब ने तारीख के ऊपर जो बहुत कड़ी नज़र रखते हैं, उन्होंने एक जुमला ही कह के उसका इरताश तो हमें जानने का मौका ही नहीं दिया, चैप्टर ही उन्होंने क्लोज कर दिया ना, वो एक आपके उस सवाल के जवाब का जवाब देकर। तो गुजारिश ये है, अब आपके सवाल की तरफ आते हैं, गुजारिश ये है कि हमारे माइंड के अंदर जो नए वोटर्स ऐड हुए हैं, भले उनकी तादाद करोड़ों में है, और सोशल मीडिया की भी हम बात करते हैं, उसका एक जो फेयर फैक्टर है ना, उसको हम कहीं ना कहीं लाशऊर के अंदर रिलेट कर रहे होते हैं कि पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं, जिनको हमायत हासिल है, या पीटीआई के जिनको टिकट्स मिले, वो कहीं उनको इम्पैक्ट करेगा और कुछ अनहोनी हो सकती है। वो नहीं हो पाएगी। उसकी बुनियादी तौर के ऊपर दो वजूहात हैं। अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के सिलसिले के अंदर मुझे रावलपिंडी के 6 हल्के और इस्लामाबाद के 3 हल्कों में जाने का मौका मिला। तमाम जगहों का खुद इंतखाब किया, शहरी इलाकों का भी, और इस्लामाबाद की बिलखुसूस में बात करूं जहां पे हम नए वोटर्स की बात कर रहे हैं, मैं उनकी माइंडसेट की बात कर रहा हूं, और नए वोटर्स भी ऐड हुए, और सोशल मीडिया, एजुकेशन, अवेयरनेस, जहां पर कोई कमी नहीं है। तो इस्लामाबाद के अंदर मैंने F8 सेक्टर, अमीर अब्बास साहब आप बहुत, और आप खुद बहुत बखूबी जानती हैं, वहां पर टेलकोस के कुछ दफातर हैं। मैं वहाँ पर गया जहाँ पे उनकी कैंटीन वाक़या है, वहाँ पर मैंने 14 लोगों के शॉट्स लिए, उनसे बातचीत की उस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के सिलसिले में, जिसमें 8 सब नौजवान थे वहाँ पे, आला तलीम याफ्ता। 8 का ये कहना था कि हम बहुत डाई हार्ड उस जमात के हम फॉलोअर से जो अब इलेक्शन में फिल वक्त नज़र नहीं आ रही, लेकिन जब खान साहब को मौका मिला, जो वो वादे करते थे, जो उनकी टीम थी और जो उनकी टीम ने ब्लंडर किए,
हम रियलिस्टिक हो चुके हैं, काम ऐसे सियासत नहीं हो सकती। खान साहब ने हमारी तमाम मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया, हम तवक्को नहीं है वो दोबारा भी आ जाएं, वो उनकी कैपेसिटी नहीं है कि मुल्क को लीड कर सके, इकोनॉमिकली बड़े फैसले कर सकें। 3 लोगों ने ये बात की कि यस हम तो अभी भी डाई हार्ट फॉलोअर्स हैं, जो कुछ मर्जी हो जाए, बल्ले का निशान हो या ना हो, जो उम्मीदवार होगा पीटीआई का सपोर्ट वाला उसको वोट देंगे। जो 3 थे उन्होंने कहा भाई मैंने तो वोट ही कास्ट नहीं करना, ये सिस्टम ऐसे ही चलना है, मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है। अच्छा भट्टी साहब जरा यहाँ पे रुक जाइए, मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, वापस आती हूँ। मैं आपको नजरअंदाज नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये जो आपने बात की ना, ये बात बहुत सुनने को मिली कि हमने वोट नहीं देना। तो हमारा पैनल मौजूद है, वापस आते हैं। ये जो किसी को वोट ना देना है, ये क्या इंडिकेट करता है? क्या पाकिस्तान को इस इलेक्टोरल प्रोसेस पे, इंतखाब के अमल पे, सियासी जमातों पे, गवर्नेंस पे, जमहूरियत पे एतमाद नहीं है? ये जो एक मखसूस तबका है, कुछ उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। जी प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। स्पेशल ट्रांसमिशन इलेक्शन पाकिस्तान का GTV के सितारे, अभी कुछ सितारे जो हैं वो आज हमारे साथ नहीं है। गरीदा साहिबा ने आज हमें ज्वाइन करना था, लेकिन गुज़ाती मसरूफियत के बायस वो नहीं आ पाई। मुजाहिद बरेलवी साहब ने भी आज हमें ज्वाइन करना था, वो भी हमारे साथ नहीं हैं, और थेबो साहब भी हमारे साथ होते। सो GTV हैज़ अ वेरी गुड मिक्स और बहुत अच्छी ज़बरदस्त टीम है, जिसको आप हमारी ट्रांसमिशन में मुसलसल देखते रहेंगे इलेक्शन के दिन और रिजल्ट्स आने तक। वो रिजल्ट्स जो वोट डाले जाएंगे और उनको गिना जाएगा और गिन के फिर उनको कंपाइल किया जाएगा। जाते हुए 2 पॉइंट्स मेरे जहन में थे अमीर अब्बास। एक तो ये कि बहुत सारे लोग अब ये कहते सुनाई देते हैं, जब आप हलकों में जाते हैं, सर्वेस करते हैं, लोगों से मिलते हैं, कि हमने किसी को वोट नहीं डालना। अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि आप इससे पहले वोट डालते थे? कुछ तो हैं वो कहते हैं हमने कभी वोट नहीं डाला, जो कि विच बड़ा बुरा महसूस होता है आपको कि इन लोगों को तक कोई क्यों नहीं पहुँचा, कोई जमात इनको राज़ी क्यों नहीं कर पाई, कन्विंस क्यों नहीं हुए कि वोट डालने आए। और जो दूसरा मामला है, वो जो सना ने बात की थी ना कि 18 साल के हैं तो आपने उनको शऊर भी देना है। वो जो शऊर देने का तरीका होता है कि आप कोई स्टूडेंट यूनियंस को अलाउ करते हैं, कोई पॉलिटिकल डिस्कोर्स अलाउ करते हैं। हम तो बच्चों को यूनिवर्सिटी भेजते हुए कहते हैं कि बेटा सियासत पे बात नहीं करनी। तो नहीं, इवन यूनिवर्सिटीज अलाउ नहीं करती इस पॉलिटिशियन को बुलाना किसी प्रोग्राम में, किसी शो में। वो तो बाद में होगा, लेकिन घर में भी तो आप देखिए ना कि आप इतना डरते हैं। आपने सियासत के साथ वो किया है कि इतना तशद्दुद भी उससे जोड़ दिया, नेगेटिविटी जोड़ दी कि आप बच्चों को मना करते हैं कि यू डोंट नीड टू एंगेज इन अ पॉलिटिकल डिस्कोर्स। दोनों का जवाब दें। अच्छा, आपका सवाल, और इससे पहले भट्टी साहब ने बताया कि 3 लोगों ने उनसे एक पोल में कहा कि वो वोट नहीं करना चाहते। मैं इसको पॉजिटिव चीज़ के तौर पे देखता हूँ। मेरी नज़र में ये नेगेटिव चीज़ नहीं है। दुनिया के कम से कम 14 ऐसे मुल्क हैं जिनमें बैलेट पेपर के ऊपर ये ऑप्शन दिया गया है किसी को भी वोट, कि अगर आप किसी को वोट नहीं करना चाहते तो आप उस पर ठप्पा लगा दें। मसलन स्पेन और कोलंबिया में उसको कहा जाता है वाइट वोट। इंडिया में उसे कहा जाता है नोटा, नन ऑफ द अबव, यानी ये 10 लोग हैं, मैं इन 10 में से किसी को इस काबिल नहीं समझता कि इनको वोट करूं। अर्जेंटाइन में उसे कहा जाता है खाली वोट। बोरिस येल्सन रूसी सदर थे, उन्होंने एक दफा कहा कि ये जो तरीकाकार है, यानी नन ऑफ द अबव नोटा, ये वोटर को राइट देता है कि वो इंतखाबी धांधली के खिलाफ वोट कर सके। तो इसके ऊपर पाकिस्तान में भी बहस होती रही है कि हमें इस ऑप्शन को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। अब तो आप कहते हैं कि 10 लोग हैं, 10 में से ही तुम किसी एक को इलेक्ट करो, 10 इस काबिल नहीं होते कि आप उनको इलेक्ट करें। तो ये भी एक वेंटिलेट करने का एक तरीका है सिस्टम के खिलाफ। इसको जो टर्न आउट नहीं होता, जो नहीं गिने जा रहे होते, उनको क्या फिर आप जो वोट कास्ट करने नहीं आया वो इसलिए नहीं कास्ट करने आ रहा ना कि उसके पास कास्ट करने आ रहा ना कि उसके पास जो आपने ऑप्शन नहीं है किसी को नहीं। जब आप उसको नन ऑफ द अबव को ऑप्शन दे देंगे तो वो कम से कम। अच्छा, इंडोनेशिया में मकासर एक उनका शहर है, उसके मेयर का ऐसे यहाँ पे इमरान खान के खिलाफ 10 पार्टीज इकट्ठी हुई, इमरान खान को फारिग कर दिया। वहां पे भी 10 पार्टीज उस पॉपुलर मेयर के खिलाफ इकट्ठी हुई और उन्होंने पूरे इलेक्शन सिस्टम को हाईजैक कर लिया। जो उस मेयर के वोटर थे उन्होंने नन ऑफ द अबव पे वोट करके उन 10 की 10 पार्टियों को फारिग कर दिया। उसको तो वोट नहीं मिला, लेकिन उनको भी वोट नहीं मिला। फुल बाकायदा इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, मैं समझता हूँ। और जो स्टूडेंट यूनियंस पे पाबंदी, आपको लगता है उससे नुकसान हुआ है? बहुत नुकसान हुआ है उसमें, और इवन जो शिद्दत पसंदी उसके अंदर आई उसको एक बहाना बनाया जाता है। अच्छा, अब बात ये है, यूनिवर्सिटीज़ में ये आलम है, और मैंने अक्सर, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम करता हूँ ज़्यादातर, तो मैंने वाइस चांसलर से और मुख्तलिफ लोगों से यानी ऑन एयर पूछा कि भाई मुझे बताएं कि आप क्यों अलाउ नहीं करते किसी पॉलिटिशियन को यहाँ आना।
और उन्होंने मुल्क को चलाना है, वही आपके MNA बनेंगे, वही MPA बनेंगे, वही वज़ीर आज़म बनेंगे, और आप कहते हैं कि नहीं यहाँ नहीं आ सकते। उन्होंने कहा नहीं यार, वो बन जाए एक दफ़ा, कुर्सी पे बैठ जाए तो वज़ीर आज़म को अलाउ करते ही, उससे पहले किसी को अलाउ नहीं करेंगे। ये स्टूडेंट यूनियन जो है ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी और हमें बहुत बड़े बड़े सियासतदान उससे मिले, लेकिन अब जो है वो बिल्कुल जो है वो ख़त्म है, अब कहीं कुछ नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ भी है जो सियासत के साथ जुड़ी हुई है, मतलब आप अगर सियासत में जाना चाहेंगी तो आप सबसे पहले सोचेंगे मेरे पास कितने पैसे हैं, या मेरे पास कितनी पावर है, कितने माफियाज मेरे दोस्त हैं, यू नो। तो जो हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है, आपके पास जहाज वाला कोई बंदा है या नहीं, अगर आपको कभी ऑप्शन मिले तो ये सबसे पहली रुकावट होगी। क्यों है पैसा इतना, मतलब हमने उसको भी खराबी की बुनियाद बना दिया ना। लोग पैसा लगा के सियासत में आते हैं, पैसा बना के जाते हैं, इसी वजह से है ना करप्शन, ट्रांजैक्शन है। तो वो मिडिल क्लास की नुमाइंदगी जो पहले माजरत के साथ कराची में हुआ करती थी, वो एक जमात करती थी जिसे MQM कहा जाता है, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि पैसे हो ना हो, अगर आप में टैलेंट है, बाकी तमाम चीजें काफी लोग अमीर हो गए। नहीं, अभी भी लास्ट सेनेट के इलेक्शन में भी आपको मैं बताऊं कि फैसल सब्जवारी साहब ने खुद जमा नहीं करवाए थे पैसे, उनकी पार्टी ने 5,000 रुपए उनको दिए थे कि जाएं और जमा कराएं टिकट के लिए। तो ये है। अब तो तंजीला देखिए, हमारे यहाँ जो सिस्टम है ना ओवरऑल, वैसे भी सियासत ऑन टॉप ऑफ इट, क्योंकि उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं, हमने किसी के भी क्रेडेंशियल्स देखने होते हैं, क्रेडिबिलिटी देखनी होती है, वेटेज देखनी होती है, तो हम उसकी एजुकेशन, उसका एक्सपीरियंस, उसने क्या किया क्या नहीं किया नहीं देखते। हम ये देखते हैं कि वो कौन सी गाड़ी में आ रहा है, उसके पास बैकग्राउंड क्या है, उसका घर का है, उसके पास कितने पैसे हैं। और पैसों से रिलेटेड आपको पता है, सेनेट हो या और दीगर चीजें हो, इलेक्शन। अच्छा, जो आपने एक बात बोली, मैं इस पे एक नुक्ता सना आपके पास लाना चाहती हूँ। जो मिडिल क्लास का कह के आते हैं वो भी थोड़े से अमीर हो जाते हैं, सारे नहीं लेकिन काफी सारे उनमें से अमीर हो जाते हैं। ठीक है, मैं एग्री। उसका क्या करें? मैं कराची की सियासत के हवाले से बिलखुसूस अभी आपने MQM का तस्करा किया, ये बात मैं खुद उनके सरबराहान के दरमियान बैठकर उनसे पूछती रही हूँ कि जो शख्स बाइक पर आया था, आज वो डबल केबिन या डालों में घूम रहा है, तो इसका मकसद है कि कहीं ना कहीं आप लोगों से मिसहैंडलिंग हुई है। ये आप वो चीज़ जो लोगों को तरगीब दे रहे थे कि मिडिल क्लास जो है वो असेंबलियों तक पहुँच रही है, उसमें आप भी नाकाम हुए हैं, तो वो तस्लीम भी करते हैं। देखिए, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब का आप लोगों को याद ही होगा, उन्होंने वसीम अख्तर साहब पे, जो कि उस वक्त के मेयर थे, उन्होंने करप्शन के चार्जेस लगाए। उन्होंने कहा कि मैं आपको सबूत पेश करता हूं। जब बात यहां तक पहुंच रही है, इसका मकसद है, एक चीज मैं इसमें ऐड करते हुए फिर इस बात को आगे कंटिन्यू करती हूं। देखिए तंजीला और आप लोग, सब लोगों ने हलकों में जाके प्रोग्राम्स किए, हमने भी किए हैं। जब डबल केबिन से उम्मीदवार उतरता है ग्लासेस लगाकर, उसके आगे पीछे 12-4 लोगों के गार्ड्स होते हैं, वो जो मासेस है ना, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं, वो कभी रिलेट नहीं करती। सही। मैंने जलसों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाके पूछा है कि भाई क्यों आए जलसे में। Exactly. वो कह रहे बिलावल की बरसी पे आए। आप अंदाजा करें, ये जो मैं आपको कह रही हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड, ये मिलियंस में। अच्छा, मैं जा रही हूँ, वो मुझे तड़ी लगा चुकी है। लेकिन मैं आपको इसमें एक चीज कह दूं, जनरेशन की मैंने एक बात आपसे बिल्कुल जरूर सुहेल भट्टी साहब, हम कहते हैं, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि पाकिस्तान में जब भी कोई इनकलाब अगर आ गया, वाकई में जो अमीर अब्बास को बिल्कुल उम्मीद नहीं है, मैं हमेशा उम्मीद की बात करती हूँ, कहते कोई नहीं आना है ऐसे हालात में इनकलाब, वो पंजाब से आएगा। तो जरा बताएं, पंजाब में है कोई इनकलाब की सूरत हाल? पंजाब से आएगा। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया। पहली बात ये कि मैं आपको तड़ी लगाने का सोच कैसे सकता हूँ, ये आप कैसे सोच सकते हैं? ऐसी कतन कोई बात नहीं है। मैंने तो सिर्फ इस्लामाबाद और मैं भी लाइटर नोट पर ही कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इस्लामाबाद और पिंडी की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस जगाना चाहता था। कराची के अंदर आप सब लोग बैठे हुए हैं, इस हद तक था बाकला। दूसरी तरफ जहाँ तक आपने बात की इनकलाब की, अमीर अब्बास साहब जो बात कहते हैं वो उनकी बात में वेटेज है। हम जो चाहते हैं ना, इनकलाब क्या है? इनकलाब बेसिकली कुछ सालों के हम समझते हैं कि स्ट्रगल है और उसके बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा इनकलाब के बाद। और एक जो हम मॉडर्न वर्ल्ड को देखते हैं, हम यूरोप को देखते हैं, मगरिब को देखते हैं कि हम उस जगह के ऊपर अपने शऊर के लिहाज से, तहजीब के लिहाज से, शऊर हर लिहाज से हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ऐसा शायद ना हो, टाइम लगेगा। मसला क्या है, पास्ट में जब कहीं हमारी थोड़ी सी ट्रैक के ऊपर आए, हम फिर डी ट्रैक हो जाते हैं। कंटिन्यूटी जब तक रहेगी, इदारों के ऊपर आवाम का एतमाद रहेगा, और सबसे बढ़कर जिस चीज़ों की बेहतरी हम चाहते हैं वो इस सोसाइटी के अंदर पहले बेहतरी आएगी, तो फिर हमारे इलेक्टेड सिस्टम में और गवर्नेंस के सिस्टम में भी आएगी। रिसेंटली आर्मी चीफ ने नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, उनके अंदर वहाँ बहुत सी डिटेल उन्होंने बातें की। एक ऐसी बात थी जो कि हमारे सोसाइटी का एक फैक्टर है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम मुख्तलिफ अपने सियासतदानों को, ब्यूरोक्रेट्स को और इदारों के ऊपर तनकीद करते हैं कि ये ऐसे लोग हमारे ऊपर क्यों मुसल्लत हैं।
तो उन्होंने एग्जांपल दी कि इसी सोसाइटी से ये सब लोग आते हैं, सोसाइटी ने इन्वॉल्व होना है और उसको इवॉल्व होने में टाइम लगेगा। उसकी इवॉल्व होने के अंदर आपका एजुकेशन सिस्टम बहुत मैटर करता है। चंद शहरों को आप छोड़ दीजिए, अभी भी आप जाइए पंजाब की आप बात कर लें, सिंध खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को चले छोड़ दीजिए, 70% एरियाज के अंदर जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो इस हद तक पुअर है कि आपको हम अभी भी अंदाजा नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा मैं इस पॉइंट पे भी वापस सोसाइटी के अंदर एजुकेशन है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि मियारी तालीम और तालीम आपने कितने बच्चों को देनी है और कैसे देनी है, बहुत सारे आउट ऑफ स्कूल में एक पॉइंट नुसरत ऐड करना है, फिर आप ऐड कीजिए, ब्रेक की तरफ जाना है। अच्छा, मुझे ये पॉइंट वैसे क्विक तो नहीं था, लेकिन चलें क्विक करते हैं। आप लोग जो यहाँ यंगर जनरेशन की बात कर रहे हैं और स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊँ कैम्ब्रिज के कुछ स्टूडेंट्स के ग्रुप्स को मैंने देखा। आप लोग बानी पीटीआई की बात करते हैं कि उनकी तरफ बहुत झुकाव है, उन्होंने ये कहा कि हमें तो लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी आगे जाके बहुत अच्छे हमारे रिप्रेजेंटेटिव साबित होंगे। सो अगर हम ये समझते हैं कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा बच्चा अवेयर नहीं है। हमारे यहाँ बच्चों की अवेयरनेस इज नाउ नेक्स्ट लेवल, क्योंकि उनका सिर्फ पाकिस्तान का एक्सपोजर नहीं है, अब वो तमाम चीजें पूरी दुनिया की देख रहे हैं। सना ने जैसे बात की, मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ा अपने रीजन को देखना होगा कि गुलामी का जो आसार थे ना वो हमारे अंदर आज भी मौजूद हैं। पहले इस खित्ते के अंदर जैसे बाहर से लोग आते रहे, फतह करते रहे, फिर अंग्रेज आए, अब अंग्रेज चले गए तो यहाँ हमारे लोकल जो थे ना अब ये अंग्रेज बन गए। इन्होंने कहा ना करें गंदुमी और बाकी सारा कुछ ना करें, लेकिन तारीख के बहुत बड़े स्टूडेंट हैं, अभी चल जाएंगे ब्रेक से वापस आते हैं जी। ट्रांसमिशन हमारी जारी है, कहीं मत जाइए, देखते रहिए GTV। वापस मिलते हैं ब्रेक के बाद। ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं इलेक्शन पाकिस्तान का GTV कराची स्टूडियो से। हम आपके साथ मौजूद हैं और सुहेल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। और जब इलेक्शंस की बात हो रही होती है, ज़ाहिर है वादे वईद और पाकिस्तान में वही पुराने वादे हम क्यों करते रहते हैं, कुछ उसकी बात करेंगे। अभी आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, जैकबाबाद में वो बात कर रहे थे और अपने 10 नुकाती मुआशी एजेंडे के ऊपर बात हो रही थी, उस एजेंडे का भी जायज़ा लेंगे। फिर पाकिस्तान में एक बड़ा गिला करते हैं कि अदालतों में इंसाफ की फराहमी बड़ी सुस्त रवी का शिकार रहती है, नंबर भी हमारा अल्लाह के फजल से बहुत नीचे की तरफ है, और हम कहते हैं ना उल्टी तरफ से गिनती करें तो हम जरा टॉप पे आते हैं। तो पहले आप कहते थे तारीख पे तारीख, अमीर अब्बास साहब फैसले पे फैसला, फैसले पे फैसला, तो इनकलाब तो आ गया। और बताएं आप क्या तब्दीली चाहते हैं? आप पूछें कि हमारे लायक को और खिदमत जाय साहिबान पूछ रहे हैं कि हर रोज एक फैसला दे रहे हैं, आप कहते हैं भाई लटका के चलते रहते हैं, केसेस फैसले नहीं करते। बताएं एक और फैसला कराने लगा है, तो इंसाफ की फराहमी में तेजी नजर आ रही है? ऐसी सूरत के साथ हो रही है इंसाफ की फराहमी के अब कल इद्दत में निकाह वाला केस देखें, मतलब कैसा बेशर्म किस्म का केस ये बनाया गया है। कौन सा शौहर होता है जो अपनी बीवी के खिलाफ 6 साल के बाद उठकर आए और वो इस किस्म के का केस बनाए, और कौन मतलब ये हम किस माशरे में, किस पस्ती में जाके, किस गिरावट में जाके हम गिर गए। वैसे इस तरह के केसेस होते हैं अदालतों में, पता है होते हैं, लेकिन इस लेवल पे रिपोर्ट नहीं होते, इस लेवल की शख्सियात के हवाले से नहीं होंगे, लेकिन हमारी अदालतों में हर नौयत के केस होते हैं, लेकिन इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है सोसाइटी पे, और अब जो इफेक्ट होने वाला है ये लॉन्गर रन में होगा। तो हमारे यहाँ जो तहजीब और तमीज़ पहले ही हमारे हाथों से जा चुकी है, अब उसके बाद ये तमाम चीज़ें भी हैं। और वो खाबर मानिका का इंटरव्यू किया है हमारे एक साफ़ी दोस्त ने, किसको नहीं पता कि ये इस तरह के इंटरव्यूज़ कहाँ कोई इंडिजिनस इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। कौन सा शौहर है जो हमारे माशरे में, जो भरम का माशरा है, जो रख रखाव का लिहाज का माशरा है, कौन सा शौहर है जो अपनी बीवी, जो सिर्फ उसकी बीवी नहीं है, उसके नवासे नवासियों की नानी भी है, वो उसके खिलाफ आके एक मास मीडिया के ऊपर टीवी पे बैठ के बताया कि उसकी थी और क्या कर रही थी। बिल्कुल ठीक है, ओके। जब आपने कहा कि बेशर्म केस है तो बेशर्म केस पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, मैं एक और बात पे बात करना चाहती हूँ। एक तो ये कि ब्लूमबर्ग जरा चलाइए, देखें कि कितने उम्मीदवार हैं पूरे पाकिस्तान में जो इस इंतखाबात में उतर रहे हैं, और जब आप ये नंबर्स देख रहे होंगे तो तकरीबन 25,951 उम्मीदवार मैदान में उतरे 2024 के इंतखाबात में। कौमी असम्बली के लिए 7,473 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा, सूबाई असम्बलियों के लिए 18,478 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। और फिर आप इसमें देखते जाइए कि ख़वातीन कितने हैं वोटर्स, मर्द कितने वोटर्स हैं, उम्मीदवार
उम्मीदवार जो हैं वो मर्द उम्मीदवार जो हैं वो 17,670 हैं। सूबाई असम्बलियों के ख़वातीन उम्मीदवार 808 हैं और सूबाई असम्बली जो है वो उसमें जो मर्द उम्मीदवार हैं वो 17,670 हैं, ख़वातीन उम्मीदवार 808 मैंने आपको बताए। कौमी असम्बली के लिए 209 उम्मीदवार हैं इस्लामाबाद से। पंजाब से कौमी असम्बली के लिए 3,621 उम्मीदवार हैं और सिंध से कौमी असम्बली के लिए 1,681 उम्मीदवार हैं। KPK से कौमी असम्बली के लिए 1,331 उम्मीदवार हैं। बलूचिस्तान से कौमी असम्बली के लिए 631 उम्मीदवार हैं। पंजाब से सूबाई असम्बली के लिए 8,935 उम्मीदवार हैं। सिंध से सूबाई असम्बली के लिए 4,294 उम्मीदवार हैं। KPK से सूबाई असम्बली के लिए 3,461 उम्मीदवार हैं और बलूचिस्तान से सूबाई असम्बली के लिए 1,788 उम्मीदवार हैं। ज़रा अब जो आगे डाटा आने वाला वो ज़रा गौर से आपने देखना है, उस पर मैंने अपने मेहमानों की राय लेनी है। कौमी असम्बली के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 212 उम्मीदवार उतारे हैं जनाब। कौमी असम्बली के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 219 उम्मीदवार उतारे हैं। कौमी असम्बली के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके पास बल्ला नहीं है उसके हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, 246 आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके। ये देखिए बल्ले के निशान के बगैर है, लेकिन हम सबको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं। अब देखते हैं वोटर भी पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। MQM पाकिस्तान के 86 उम्मीदवार हैं कौमी असम्बलियों की जो नशिस्तें उनके लिए, और जमात इस्लामी के 241 उम्मीदवार और जमीयत उलमा इस्लाम JUIFA 129 उम्मीदवार हैं उनके, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 223 उम्मीदवार हैं। तो यहाँ पे मेरा सवाल था जो मैं चाहती थी कि लेके आऊँ ज़रा इस बात पे। सबसे बड़ी जमात जो हुकूमत बनाती है पंजाब के सर पे अमीर अब्बास साहब वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है जिनके हैं 212 उम्मीदवार। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 219, 246 के साथ बहुत ऊपर है कौमी असम्बली के उम्मीदवारों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जमात इस्लामी के 241 जिनके वोट उनको इतने पड़ते नहीं वो जीत नहीं सकते। लेकिन आई डोंट वांट टू इग्नोर 223 उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। हाउ डू यू लुक एट 223 उम्मीदवार, यानी कि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ज्यादा उम्मीदवार कौमी असम्बली के लिए उतारे हैं TLP ने। देखिए अगर कोई ये कहे कि वो ये उम्मीदवार जीत भी सकते हैं तो ऐसा नहीं, लेकिन उम्मीदवार हैं, यानी कि वो आप उनको रिफ्लेक्ट होता हुआ देखेंगे इस पूरे प्रोसेस। जी बिल्कुल, और वो अपना वोट बैंक उनका एक इंटैक्ट वोट बैंक है वो रखेंगे, और ये वोट बैंक ज़्यादातर PMLN से टूटा हुआ वोट बैंक है। अच्छा जी, जो पिछले 5 साल में या 7 साल में जब से ये TLP आई, ये PMLN का वोट बैंक है। ये पीपल्स पार्टी का वोट बैंक नहीं है, ये PTI का वोट बैंक नहीं है। ये PMLN को नुकसान पहुंचाया TLP ने पंजाब में ज़्यादातर। ये हर हल्के में 5,000 से लेके 15,000 20,000 तक वोट ले सकते हैं। ये जीत नहीं सकते सिवाय चंद हलकों के, जैसे कराची में जीते थे। हाँ जी, चंद हलकों के अलावा ये विनिंग पोजीशन में नहीं आ सकते, क्योंकि देखिए वोट बैंक डिवाइड बहुत हो रहा है। हर हलके में 4 से 5 बड़े हैवी वेट्स हैं, 4 से 5 पार्टीज हैं। कुछ PTI के आज़ाद हिमायत याफ्ता हैं, कुछ उनके अलावा भी आज़ाद लोग अपनी कैपेसिटी में भी खड़े हो रहे हैं। तो वोट बैंक डिवाइड बहुत होगा। इसमें तंजीला मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा कि 2.18 मिलियन वोट्स जो है इन्हें मिले थे 2018 के इलेक्शन में TLP को, और पूरे पाकिस्तान से 21 लाख जी, और 170 कैंडिडेट थे इसमें, और इसके अलावा सिर्फ पंजाब में 264 जो है वो कैंडिडेट थे, और ये हर जगह जो थे नंबर 3 आए। सिर्फ तीन जगह पे ये नंबर 2 आए, और 2 सीट जो जीती लियारी में ये नंबर 2 आए थे। लियारी में नंबर 1 थे, लियारी में जीते थे। लियारी में तो PTI के वो ये सूबाई असेंबली में जीते थे, और कराची में दो सीटें इनको मिली थी, और एक सीट पे इनका 10,000 का डिफरेंस था। जी बिल्कुल ऐसी है। अभी बाई इलेक्शन जो हुआ था उसमें आपको मैं बताऊं वो बड़ी अच्छी मार्जिन था TLP के पास, जिसमें काफी बाई इलेक्शन के अंदर हमने हीटेड भी देख लिया था। वहाँ PSP के लोग खड़े हुए थे और वो सारा एक एपिसोड हुआ था। बट बिसाइड दैट जो आपने अभी गुफ्तगू की उसमें एक नुक्ता मैं शामिल कर TLP पे सोहेल भट्टी का कमेंट लेकर आपको मैं TLP की आपको बात बता रही हूँ। जिना बागे जिना के अंदर इतवार के दिन जलसा है TLP का, देखिए जी परसों। स्ट्रेंथ की बात जब आप करते हैं ना कि लोगों को कितना पसंद करते हैं, बिसाइड दैट कि वो आपको पसंद नहीं है, हमें पसंद नहीं है, तो आप वो जलसा जरूर मॉनिटर कीजिएगा। मेरे हिसाब से वो देखने वाला होगा कि वहाँ पे कितने लोग गए। भट्टी साहब TLP पंजाब में कहाँ इमर्ज होती हुई आपको दिखाई देती है? अमीर अब्बास साहब का ख्याल है कि नून लीग का वोट टूट के उधर गया था, PTI बल्ले के निशान के बगैर जा रही है। आपको लगता है कि जो PTI का कोई वोट ऐसा होगा जो वापस पीपल्स पार्टी या शायद TLP की तरफ जाएगा, या नून को कुछ उसमें से फायदा हो सकता है, या IPP? इंटरेस्टिंगली IPP का जिक्र मैंने नहीं सुना जब मैं हल्कों में गई हूँ। वो आपको भी याद आया मेरे कहने पे, मुझे भी ऐसे ही अचानक याद आया। जी
जितेंद्र साहब, आपने बात की जहाँ तक टीएलपी की, तो जहाँ से मैं वहाँ से बात शुरू करना चाहूँगा जहाँ पे अमीर अब्बास साहब ने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी। हमें टीएलपी के मामले को भी एक महज़ब मुआशरे के एंगल से देखना होगा कि किस तरीके के साथ एक वक्त के अंदर मखसूस मकासद के हसूल के लिए टीएलपी को क्रिएट किया गया, और अमीर अब्बास साहब ने खुद बता दिया कि नून लीग के वोट को उन्होंने तोड़ा। तो क्या महज़ब मुआशरे के अंदर वोटर्स का वोट तोड़ने के लिए, किसी जमात को वीक करने के लिए किसी इदारे के सरबराह या इदारे की तरफ से कोई मजमूम कभी किसी साजिश ऐसी होती है, कोई अटैम्प्ट ऐसी होती है? तो जवाब है नहीं। तो वो एक महज़ब मुआशरे के अंदर ये एग्जाम्पल भी नहीं थी। और साथ थोड़े से महज़ब मुआशरे की बात करते हुए आपके सवाल के जवाब की तरफ आऊँगा कि जहाँ पर महज़ब मुआशरे के अंदर एक खामद साहब का बीवी के ऊपर ऐसे बात करें जो नवासियों वाली हो, तो एक महज़ब मुआशरे के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए था कि एक पीर अकीदत में डूबा हुआ पीर जाए दम करवाने के लिए और पूरे खानदान पर दम करके आ जाए। इसने भी हमारी सोसाइटी के अंदर डिवाइड क्रिएट की। हमारी सोसाइटी के अंदर जो महज़ब होने का आंसर था उससे बड़ा डैमेज हुआ, जिसके ऊपर आज डिबेट हो रही है। ये सब कुछ एक महज़ब माशरे में अच्छा, बहस की होना ओर चाहिए। हम सबकी बड़ी लड़ाई है। मैं रोक रही हूं आपको यहाँ पे। इसमें हम अलग से निश्चित करेंगे। किसी वक्त रेड जोन में आप मुझे अमीर अब्बास को बुलाएं अपने प्रोग्राम में, और हम इस पे बिल्कुल हाजिर हैं अपने तबसरे और तज्जिए देने के लिए। लेकिन जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी बात हो रही थी, तो नुसरत साहिबा जो वादे हैं वो वही हैं। उस दिन मैं एक प्रोग्राम में बैठी कह रही थी कि आपको पता है कि अब आपके पास गैस नहीं है, मुल्क में गैस का बहरान है। आते आप कहते हैं जब मैं आऊंगा हुकूमत में तो आपको गैस दे दूंगा। गैस की आप स्कीमें अनाउंस करके आ जाते हैं। बिजली में ग्रिड में आपने कितनी शामिल कर ली है आप बताते नहीं। हर जगह जाके आप ऐलान कर रहे थे मैं वापस आऊंगा, लोड शेडिंग खत्म कर दूंगा। तो हमेशा से यही वादे हैं। वोट वाकई डल जाता है पुराने वादों के ऊपर, बगैर परफॉर्मेंस दिखाए, बगैर कुछ किए। तंजिला, जो प्रेसिडेंट हमारे पास सेट हुई है ना, उससे तो ये लगता है कि वोट डल जाता है। क्योंकि पिछले 15 साल से सिंध में जो हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी की है, और 15 साल के अरसे में कराची की क्या सूरत हाल हुई है, पूरे सिंध की क्या सूरत हाल हुई है, वो हमारे और आपके सामने। और उससे ये लगता है कि आप कोई कारकर्दगी करें या नहीं करें, पता नहीं कौन सी वो रस्सियाँ हैं जो आपको खींचती हैं अपनी तरफ, और आप जाके वोट उनको कास्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ बिलावल साहब जब इंटरव्यूज़ देते हैं ना, तो वो बात मुख्तलिफ करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन या फील्ड में आके उनका लहजा और बात मुख्तलिफ हो जाती है। एक तरफ आज कोई 7 घंटे पहले यूट्यूब पे उनका एक इंटरव्यू आया जिसपे उन्होंने कहा कि अगर मैं सियासत में आता हूं तो मैं इस हेट की सियासत को ख़त्म करूंगा, जो हम एक दूसरे को ललकारते हैं मैं इसे ख़त्म करूंगा, और मेरे पास इतनी कैंपेन्स मौजूद हैं कि मैं अब बहुत चेंजेस लेकर आऊँगा और मेरे पास सारा प्लान है। यही बात इमरान खान साहब की जब हुकूमत आई थी, उन्होंने भी कहा था हर चीज़ का प्लान है, सारी कैबिनेट हमारे पास तैयार है। हर कोई यही कहता है, लेकिन बात यह है कि जब आपको कुर्सी मिलती है उसके बाद वो काबीना कहां जाके नींद की गोलियां खा के सो जाती है, ये समझ में नहीं आता। क्योंकि उसके बाद परफॉर्मेंस तो नजर नहीं आती। कौन सी रस्सियां खींचती हैं? शख्सियत परस्ती है, या हम वाकई वादों में इतने फैसिनेटेड हैं कि देखिए ये पीपल्स पार्टी के पास एक फन है, वो फन है हिप्नोसिस का। अच्छा पीपल्स पार्टी ने लोगों को हिप्नोटाइज किया हुआ है। ये जो पॉलिटिक्स ऑफ पैटर्नेज है ना, वो आपको सिंध में नजर आएगी, खैर पूरे पाकिस्तान में, लेकिन वो आपको खास तौर पे सिंध में नजर आएगी। जिसको हम कहते हैं क्लाइंटलिस्टिक पॉलिटिक्स, वो आपको यहां नजर आएगी। जो क्रोनिज्म की पॉलिटिक्स है वो आपको यहां नजर आएगी। जो नेपोटिज्म की पॉलिटिक्स है वो आपको यहां नजर आएगी। कौन कौन सी तारीफें मैं आपको बता दूं। और कहा नहीं है ये नेपोटिज्म वाली बहुत नहीं, वैसे कहा नहीं है। नहीं, मैंने कहा कि पूरे पाकिस्तान में है, पूरे पाकिस्तान में है, लेकिन यहाँ आपको खास तौर पे वो एक बकायदा जिसको सिस्टम कहते हैं ना, या सिस्टम कहते हैं जिसको, सिस्टम चल रहा था, सिस्टम यहाँ पे एक वो बन चुका हुआ है। मियां साहब के आसपास कौन लोग हैं? इमरान खान के आसपास कौन लोग थे? वो क्या नाम है, अफरा साहब खट्टर, चॉइस ही खत्म कर दिया। परवेज खट्टर साहब जब सीएम थे इंटीरियर सिंध में आप देखें तो वहां तो कुछ चॉइस ही नहीं है पीपल्स पार्टी के अलावा। आप लोगों को माननी पड़ेगी कि तजर्बे का नेबल बदल नहीं होता। जरदारी साहब को साल का तजर्बा है, बड़े सारे डेकेड्स उन्होंने निकाल दिए। अच्छा, वो तजर्बा ही है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वही बात है जो पार्टी को ये पता या नहीं पता, लेकिन आप हिप्नोटाइज कर सकते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जरा पीपल्स पार्टी के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास कोई नया गुर, कोई नया जादू, कोई नई चीज है इस बार की, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
एक बार फिर आपको ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में भी यहाँ पे ट्रांसमिशन जारी होती है, इसलिए आपको मैं लॉस लग रही हूँ। मैं सोच रही थी कि अच्छा चुप हो रहे हैं सारे ताकि हम ऑन एयर चले जाएं, लेकिन खैर हम बातें वही सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं और सियासत की जो इस वक्त सूरत हाल है, इंतखाबात का माहौल है, उसका एनालिसिस आपके सामने पेश करना चाह रहे हैं और कोशिश है हमारी कि आपके पास वो राय लेके देखें। ये सारे हमारे कंसिडर्ड ओपिनियंस हैं, लेकिन ये ड्राइव कहाँ से होते हैं? जिन आवाम के साथ हम जाके इंटरेक्ट करते हैं। एक सहाफ़ी का काम है कि वो जो आवाम की नब्ज़ है वो लाए और आपके सामने रखे। बात हम ज़रा नून लीग की करते हैं, लेकिन नून लीग के साथ साथ मैं चाहती हूँ कि सवाल बुनियादी तौर पर कि हमारे यहाँ जो सियासत है वो कौमी सतह की सियासत अब रही नहीं। वक्त क्योंकि 7 मिनट का, एक 8 मिनट का हमने सेगमेंट करना, तो क्विकली क्या नून लीग भी सिर्फ पंजाब तक महदूद हो गया? अभी हम ब्रेक में बात करते हैं कराची में जैसे उन्होंने कोई जलसा नहीं जी किया। बिल्कुल, ये रिजवान साहब कह रहे थे। मैं समझता हूँ कि अगर PMLN मेहनत करती सिंध में, इंटीरियर सिंध में, इवन अगर PTI इमरान खान यहाँ पे आते मेहनत करते, तो पीपल्स पार्टी को काफ़ी टफ टाइम दिया जा सकता था। लेकिन PMLN ने बिल्कुल नज़रअंदाज किया। अगर किया किसी हद तक फोकस तो सिर्फ कराची में, वो भी एक दो सीटों के ऊपर। और PTI को तो 14 MNAs दिए, इसके बावजूद और उन्होंने जिन इलाकों से दिए वो भी बड़े डिफरेंट इलाके। अच्छा। और इंटीरियर सिंध में भी इमरान खान ने कोई तवज्जो नहीं दी। और नवाज आपको लगता है कि इस बार जो पीपल्स पार्टी ने मैदान में उतारे हैं, कुछ पंजाब में, कुछ थोड़ा सा जाने की कोशिश की अपने आप को, वो कौमी सतह पे लाने में कामयाब हो सकेंगे या नहीं? मेरा नहीं ख्याल। पीपल्स पार्टी बामुश्किल 8 से 9 सीटें पंजाब से निकाल सकेगी कौमी असम्बली। अच्छा 8-9। अच्छा नुसरत, हर जमात एक मखसूस इलाके तक महदूद हो जाए तो जाहिर है उसका कुछ नुकसान ज़्यादा कौमी सतह पर हो रहा होता है कि आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में से आउट होना शुरू हो जाते हैं। मैं लेकिन आप जवाब से पहले आपसे सवाल करना चाहती हूँ। हम सारे एंकर्स बैठे हुए, एंकर सवाल कर करके उसका दिल चाहता है ना मुझसे भी कोई सवाल करे। मैंने बिल्कुल ब्रेक में कोई ऐसी फरमाइश नहीं की। ये मेरी फरमाइश है, ये इनके अंदर का एंकर जागा है, मेरे अंदर का एंकर जागा है। और क्योंकि आप माशाल्लाह काफ़ी सारे एंकर से वैसे आपकी मुलाकात भी है, कभी दोस्ती भी है, काफ़ी गपशप भी होती है, इस्लामाबाद में आप बेस्ड हैं, वहाँ पर आप काफ़ी लोगों को देखती रही। एक बात बताएं, ये पंजाब में जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं या इस्लामाबाद में, कराची आते हुए इतना परेशान क्यों होते हैं? यूं कराची आए सुबह में, शाम की सीट कराई और फौरन चले गए, या करवाई, या उनको तो क्या करवाने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ आते क्यों नहीं है? मसला क्या है? जिससे पानी रास नहीं आता, पानी समंदर कराची का पानी। आप यूं भी कह सकती हैं यहाँ आते ही क्यों है? जिससे पूछो, अगर आप वो जाहिर है खुद तो उस तरह से इजहार नहीं करते, लेकिन उनके नंबर 2 या 3 हमेशा बताते हैं नहीं उनसे रुका नहीं जाता, नहीं कराची में रुका नहीं जाता। गवर्नर हाउस आने में मसला हो जाता है। क्या बात है भाई, जो कराची में अगर दूसरे शहरों से आएंगे हमारे पॉलिटिकल तंजीला जवाब भी दे दो। जी सर। एक को तो समंदर के पास रुकने की ममानियत थी। अच्छा, डूब जाने का खदशा था उसमें। वज़ीर आज़म ने फिर भी एक रात भी रुके। दूसरे जो हैं उनका काम पंजाब से चल जाता है। इतनी सीटें हैं पंजाब में कि उनको जरूरत नहीं है। और तीसरे जो हैं वो तो यहीं पे हैं, उनसे आप कहेंगे वो यहाँ से जाते क्यों नहीं? काफी बार पूछा हमने, लेकिन जवाब नहीं मिलता। मेरा ख्याल है आपको काफी जवाब मिल गया होगा। जी रिजवान, आप ये जो सियासत जो पॉकेट्स में हो रही है, और सना बार बार बात करना चाह रही, मैं आपकी तरफ आती हूँ कि लसानी बुनियादों पे होगी, लेकिन आपको भी लगता है कि पॉकेट्स में होने का नुकसान हुआ पाकिस्तान को? बात ये है कि जब रियासत फेल होती है ना और वो लोगों को नहीं दे पा रही होती, तो फिर लोग जो है ना ये सोचते हैं कि मेरा फ़िका वाला कौन है, मेरा मसलक वाला कौन है, मेरी ज़बान वाला कौन है। लोग भी यही सोचते हैं और लोग जो है ना फिर उसी छतरी के अंदर आते हैं और फिर लोगों को वहाँ से डिलीवर भी होता है। आपने देखा होगा कि बहुत से जलसों में, इवन मौलाना, मैं नाम ले लेता हूँ, मौलाना फजलुर रहमान के जलसों में जो बसें भर के लोग आ रहे होते हैं, उनसे पूछो कि किस लिए आए हो, कहाँ है, उन्हें कुछ नहीं पता होता। तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि रियासत को मजबूत होना होगा, उसे डिलीवर करना होगा। जब थानों में लोगों को अमन मिलेगा, लोगों को पता होगा कि थाने से मुझे अमन मिल रहा है, तो फिर जो है ना वो अपने किसी ढूंढेंगे नहीं कि मेरा वडेरा मुझे बचाएगा या मुझे बड़ा गाड़ी वाला मुझे बचाएगा। किसका जानने वाला है? अच्छा, एसएचओ को छोड़ें, डॉक्टर को फोन करना पड़ता है, मैंने से करवाना पड़ता है कि इमरजेंसी में एक मरीज आ गया, इसको नहीं अटेंड किया जा रहा जैसे इमरजेंसी के एसओपीज हैं। जी सना, पॉकेट्स में हो गई है, सब सियासी जमातें महदूद हो रही हैं, या कोई 2024 में उभर के आ रही है सामने जमात? कोई नहीं आ रही है मेरा ख्याल है, और बहुत तेजी से अपनी पॉकेट्स, अपनी बैरिक्स में वापस जा रहे हैं सारे। जहां से चले थे ये वापस उसी रास्ते पे सियासी बैरिक्स का जिक्र। मैं सियासी बैरिक्स की बात कर रही हूँ, डिस्क्लेमर दो वे। लेकिन मैं आपको सीरियसली ये देखें तंजीला, ये सोचने का हम शायद तबसरा कर रहे
रहे हैं, कुछ लाइटर मोड में भी बात कर रहे हैं, क्योंकि ज़रा इतनी तल्ख बात नहीं कर सकते। हकीकत हाल ये है कि पंजाब की जितनी सियासी जमातें, IPP का भी आपने तस्करा किया था, किस इलाकों में है IPP, जरा मुझे बताइएगा। लाहौर में कितनी है एक उन्होंने मेरे ख्याल में किसी को यहाँ दिया है। वो जो है भी वो भी बनी कैसे है ना। That's the other matter, sir। उनसे पूछिए आप है ही क्यों? नहीं, मुस्लिम लीग कल उनको बुला के उनसे पूछते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज जब उठ रही है, बस कोई प्लेटफॉर्म मिल गया। उसको तो हर दफा प्लेटफॉर्म मिल जाता है सर, हर दफा भट्टी मिलता है साहब, जब बातें महदूद हो गई सूबों तक, या कोई सूबे से बाहर निकलने की जसारत करेगा इस बार? सबको वापस आना पड़ेगा उसी नारों के साथ अपने पुराने, ये मैं बता दूं हमको। देखिए, जसारत करने को कुछ किसी न किसी का दिल तो चाहता होगा, लेकिन एक हकीकत एक ऐसी है जिसकी वजह से कोई जसारत करने को तैयार नहीं है। इस मरतबा थोड़ा सा पीपल्स पार्टी ने कोशिश की है, वो भी किसी वजह से कोशिश की है। उसकी बुनियादी वजह क्या है? हमारी सियासी जमातों ने जो उनकी अपनी रविश थी और जो उनका अवाम पर इन्हिसार से ज़्यादा, हर सियासी जमात का हर दौर के अंदर एक ख़ास मुर्शिद गुरु होता है, वो अपने गुरु के डायरेक्शन पर चलती है, जबकि अवाम को कहा जाता है कि आपके वोट के ज़रिए से हम सब कुछ करने जा रहे हैं, आपकी तकदीर बदलेंगे, मुल्क को आगे लेके जाएंगे। लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर हर सियासी जमात अपने खास मुर्शिद और गुरु के में काम कर रही होती है, और वो गुरु और मुर्शिद जो है वो उसने उनको समझाया हुआ है। एक तो अभी आप डिस्कशन कर रहे थे, उसके अपने एक डोमेस्टिक फैक्टर्स है जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पे जाना पड़ा। जो वफाक की एक खूबसूरती थी उसकी रिफ्लेक्शन नहीं मिल पा रही। उसकी वजह यह है कि सियासी जमातों ने अपने मुर्शिद के ऊपर इन्हिसार ज़्यादा किया, जो गाइडलाइन सेट करते हैं उसके मुताबिक वो काम करते हैं, जिसकी वजह से अपने एक मखसूस सूबों के अंदर ये जमातें महदूद होती हुए हमें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, उसके अंदर हम अभी जैसे हमने IPP की बात की, आप जब बात करते हैं तो साथ ही मुझे अफराज साहब ब्रेक का कह देते हैं। जब वो वापस इस्लामाबाद आए उनसे जरूर पूछे, हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद डेफिनेटली उनसे निपटना पड़ेगा। जब वापस आएंगे जनाब, तो हम जो रवायती एक धड़ेबाजी और बरादरीज़म और इस तरह की चीज़ों पे जो वोटिंग पैटर्न है, क्या सोशल मीडिया ने उसमें डेंट डाला, यानी आखिर में उसका एनालिसिस आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए।